बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ESF स्कूल सिस्टम की तरफ से तमाम तलबा को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आपकी छुट्टियां अच्छी गुजर रही होंगी और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस अच्छी चल रही होंगी। मेरा नाम वसीम अब्बास है और मैं आपको आज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा। आज का हमारा जो टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसमें हम ये सीखेंगे कि डायरेक्ट नरेशन क्या होती है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होती है। तो डायरेक्ट नरेशन का मतलब ये है कि आप किसी की कही हुई बात को बगैर किसी तब्दीली के वैसे ही आगे पहुंचा रहे हैं, जबकि इनडायरेक्ट नरेशन से मुराद है कि किसी की कही हुई बात में आप थोड़ी बहुत तब्दीली करके आगे पहुंचा रहे हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं कि जब हम कुरान पाक में से किसी भी किस्म की आयत अपने किसी भी टॉपिक में कोट करने लगते हैं या किसी भी फेमस शख्स की कही हुई बात को हम कोट करते हैं तो हम उसको इन्वर्टेड कोमाज में लिखते हैं और हम ख्याल करते हैं कि उसकी कही हुई बात को एज़ इट इज़ ही लिखा जाए जैसा कि उसने लिखा है, बगैर किसी एक कोमा फुल स्टॉप की तब्दीली के। ठीक है, तो इसलिए उस पार्ट को, उस सेंटेंस को, उस नरेशन के हिस्से को हम इन्वर्टेड कोमास के अंदर इनक्लोज करते हैं ताकि हमें पता चले कि ये पार्ट जो है ये फ़लाँ बंदे की कही हुई बात है। ठीक है, तो इस तरह की नरेशन जो है वो डायरेक्ट नरेशन कहलाती है। लेकिन जब आप किसी भी इंसान की कोई बात बयान तो कर रहे होते हैं लेकिन आप वही सेम अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहे होते जो उस बंदे ने इस्तेमाल किए हैं, तो वो कहलाती है इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, बात की समझ आई कि नहीं आई कि डायरेक्ट नरेशन क्या है। डायरेक्ट नरेशन से मुराद ये है कि आप किसी की कही हुई बात को वैसे ही बता रहे हैं जैसा कि उसने बताया है, और इनडायरेक्ट का मतलब ये है कि आपने उसमें किसी भी किस्म की कोई तब्दीली की है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं जी बेसिक डिटेल ऑफ डायरेक्ट सेंटेंस कि एक डायरेक्ट नरेशन के अंदर लिखा गया सेंटेंस जो है उसकी पहचान हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम सेंटेंस लिखते हैं जी, ही सेज स्टूडेंट्स प्ले हॉकी। अब ये हमारे पास एक सेंटेंस है जी, ही सेज स्टूडेंट्स प्ले हॉकी। इसमें इसका जो पहला पार्ट है ही सेज, उसके बाद एक कोमा आता है, उसके बाद एक सेंटेंस जो है वो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर इनक्लोज किया गया है जिसको हम लिखते हैं स्टूडेंट्स प्ले हॉकी। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ही सेज, ये हाईलाइट मैंने किया है, ही सेज, ये हमारे पास कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहलाता है जी? रिपोर्ट बात बयान कर रहा है वो रिपोर्टिंग स्पीच है। और उसके बाद जो एक सेंटेंस हमारे पास मौजूद है जी, स्टूडेंट्स प्ले हॉकी, तालिब इल्म हॉकी खेलते हैं, तो ये क्या कहलाता है? ये हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ये बात पहले कही जा चुकी है, इसलिए इन्वर्टेड कोमास के अंदर हमने इसको इनक्लोज किया है। आगे चलते हैं जी, यहाँ पर सेज हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में मौजूद है। सेज, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। उसके बाद हमारे पास एक वर्ब इधर इन्वर्टेड कोमास के अंदर मौजूद है, इसको आप प्ले कहते हैं, तो ये प्ले कहलाता है रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर आने वाला वर्ब जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आने वाला वर्ब जो है वो रिपोर्टेड वर्ब कहलाता है। एक और सेंटेंस लेते हैं जी, ही सेज टू मी। अब ऊपर वाले सेंटेंस में लिखा हुआ है ही सेज, नीचे वाले सेंटेंस में लिखा हुआ है ही सेज टू मी। लिखने का मतलब सिर्फ आपको ये बताना है कि ही सेज टू मी में मी एक ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है, लेकिन ही सेज के अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद ही नहीं है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस के अंदर ही सेज के आगे टू मी जो है ये एक अंडरस्टूड बात होती है कि अगर तो टू मी नहीं लिखा हुआ तो आपने फ़र्ज़ कर लेना है कि जी टू मी यहाँ पर मौजूद है, अगर लिखा हुआ है तो वेल एंड गुड, टू मी यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ही रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर ही हमारे पास रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है और मी हमारे पास रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है। ठीक है, इसी तरह आई हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मौजूद है, इसको हम रिपोर्टेड सब्जेक्ट कहते हैं, और क्रिकेट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो इसको हम रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पर क्रिकेट को रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट मेंशन करने की बच्चे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात किसी सेंटेंस के अंदर डबल जो है ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो उसके मुताबिक हमें उसमें तब्दीली करना पड़ती है। ठीक है, कि अगर तो ऑब्जेक्ट जो है वो प्रोनाउन की सूरत में आ गया है तो उसको हमने तब्दील करना होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है ताकि हम जो है वो चेंजिंग्स देख लें कि हमने किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करने के लिए कहाँ कहाँ पर चेंजिंग्स करनी होती हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बेसिक डिटेल थी, स्ट्रक्चर था कि रिपोर्टिंग स्पीच हमारे पास क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच हमारे पास क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टेड सब्जेक्ट क्या है और रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट क्या है। उसके बाद हम चलते हैं जी कन्वर्जन स्टेप्स की तरफ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में हमने कन्वर्ट जो करना है डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में, उसका प्रोसेस क्या है। तो पहला स्टेप हमारे पास मौजूद है जी रिमूवल ऑफ कोमास, कि हम इन्वर्टेड कोमास को ख़त्म करके दैट का इजाफा करते हैं। दूसरा स्टेप हमारे पास है सेज इनटू टेल, कि हम सेज वर्ड को यहाँ से ख़त्म करके टेल्स में तब्दील कर देते हैं।
तीसरा स्टेप हमारे पास मौजूद है जी चेंज इन प्रोनाउन, कि हम प्रोनाउन को चेंज करते हैं। चौथा स्टेप हमारे पास मौजूद है जी चेंज इन टेंस, सॉरी, कि हम उसके सेंटेंस के अंदर मौजूद जो टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट है, उसको हम चेंज करते हैं। चौथा हमारे पास, पांचवा हमारे पास जो है वो चेंज इन स्पेसिफिक वर्ड्स है, कि अगर सेंटेंस में टुडे आ जाता है, दिस आ जाता है, दैट आ जाता है, यस्टरडे आ जाता है, गुड बाय आ जाता है, हेलो आ जाता है, तो इन वर्ड्स को हमने किस तरीके से तब्दील करना है। उसके बाद सिक्स चेंज जो हम करते हैं वो है यूनिवर्सल ट्रूथ्स। तो ये एक अंडरस्टूड सी बात है बच्चे कि यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही लिखे जाते हैं, इनमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होती, ठीक है। ये भी एज कोटेशन इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ को हम किसी भी सेंटेंस में किसी भी किस्म की कोई तब्दीली नहीं करते। हाँ जी, हमने बेसिक स्टेप्स भी सीख लिए हैं। अब हम कन्वर्जन स्टेप्स की तरफ आते हैं। जैसा कि हमने पहले इसको पढ़ लिया है कि रिमूवल ऑफ इन्वर्टेड कोमाज इनटू दैट है, सेज इनटू टेल्स है, चेंज इन प्रोनाउन है, चेंज इन टेंस है, चेंज इन स्पेसिफिक वर्ड्स है और यूनिवर्सल ट्रूथ्स है। तो अब बारी बारी हम इन स्टेप्स को सीखते हैं। सबसे पहले बच्चे हमने जो पढ़ना है वो है प्रोनाउन का सेट। यहाँ पर एक प्रोनाउन का सेट मैंने आपके सामने पेश किया है, जिसमें हमने प्रोनाउन को 3 पर्सन्स में डिवाइड किया है। हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, हमारे पास सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में हमारे पास आई और वही आता है, सेकंड में हमारे पास यू आता है, थर्ड में हमारे पास ही, शी, इट और दे आता है, ठीक है। सब्जेक्टिव फॉर्म है आई, वी, यू, ही, शी और इट, दे। ऑब्जेक्टिव फॉर्म मैंने लिखी है जी आई और वी की मी और अस है बिलतरतीब, यू की यू ही रहेगी, ही के लिए हिम है, शी के लिए हर है, इट के लिए इट है और दे के लिए देम है। इसी तरह पोजेसिव में आ जाए तो आई के लिए मी, माई और माइन है, वी के लिए आवर है, यू के लिए योर और योर्स है, ही के लिए हिज है, ठीक है, शी के लिए हर है, इट के लिए इट्स है और दे के लिए देयर है। तो ये हमारे पास एक प्रोनाउंस का सेट है बेटा। आगे हम चलते हैं जी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को तब्दील करने का हमने एक छोटा सा फार्मूला बनाया हुआ है जो कहलाता है सन फार्मूला। क्या कहलाता है जी? सन, एस ओ और एन फार्मूला। फर्स्ट पर्सन के लिए हमने एस का इस्तेमाल किया है, सेकंड पर्सन के लिए हमने ओ का इस्तेमाल किया है और थर्ड पर्सन के लिए हमने एन का इस्तेमाल किया है। तो हमें पता होना चाहिए कि ये एस ओ एन है क्या चीज़। तो एस से मुराद है बेटा सब्जेक्ट, ओ से मुराद है ऑब्जेक्ट और एन से मुराद है नो चेंज। मुराद क्या है कि जब सब्जेक्ट आए, फर्स्ट पर्सन आए, तो आपने उसको सब्जेक्ट के लिहाज से तब्दील करना है। अगर सेकंड पर्सन आए तो आपने इसको ऑब्जेक्ट के लिहाज से तब्दील करना है, और अगर थर्ड पर्सन आता है तो आपने किसी किस्म की कोई तब्दीली ही नहीं करनी। मैं दोबारा बताता हूँ कि अगर तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन आए तो उसको आपने सब्जेक्ट के हिसाब से तब्दील करना है, सेकंड पर्सन आए तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से तब्दील करना है, और थर्ड पर्सन आए तो उसमें आपने किसी किस्म की तब्दीली नहीं करनी। तो हम ये एक सेंटेंस लेते हैं, ही सेज आई प्ले हॉकी। वो कहता है जी मैं हॉकी खेलता हूँ। अब सबसे पहले हमने इसमें ये देखना है कि इसमें रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है। तो ही सेज हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच है, हम पहले इसको इवैल्यूएट कर चुके हैं। उसके बाद आई प्ले हॉकी हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। तो सबसे पहला हमने क्या काम करना है, हमने कोमाज को, इन्वर्टेड कोमाज को हमने ख़त्म कर देना है, ठीक है। उसके लिए हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारे पास ही के बाद सेज आता है, तो सेज को हम टेल्स में कन्वर्ट करेंगे। हम पहले तब्दील कर चुके हैं सेज को टेल्स में। उसके बाद इन्वर्टेड कोमाज ख़त्म किए हुए हैं हमने, तो उसके लिए उसकी जगह पर हमने दैट का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ तक हमने 2 चेंजिंग्स कर दी हैं, ठीक है। सेज को टेल्स में तब्दील किया, इन्वर्टेड कोमाज ख़त्म किए और दैट इस्तेमाल किया। अब हमारे पास तीसरी और सबसे अहम जो तब्दीली है वो आती है चेंज इन प्रोनाउन। नंबर 3, चेंज इन प्रोनाउन। तो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं कि आई प्रोनाउन आपके पास मौजूद है। आई हम देखें अगर ऊपर टेबल में, तो ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन आता है। फार्मूले में फर्स्ट पर्सन को हमने सब्जेक्ट के लिहाज से तब्दील करना है, तो आई को हम तब्दील करेंगे ही के लिहाज से, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो सब्जेक्ट है वो ही मौजूद है, ठीक है। तो चूंकि ही मौजूद है, आई को हम ही में तब्दील करेंगे, तो हमारे पास सेंटेंस का अगला हिस्सा बनेगा ही प्लेज हॉकी। ही प्लेज हॉकी। चूँकि बच्चे आज हमने जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन करनी है, असर्टिव सेंटेंसेस जो हम कर रहे हैं, ये हमने सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के किए हैं। इसमें रिपोर्टिंग स्पीच जस्ट हम ही सेज लिखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम सैड में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ सेज है, तो सेज में याद रखिए कि रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जब किसी भी किस्म की तब्दीली आपने नहीं करनी होती टेंस के अंदर, ठीक है, जब सेज लिखा हुआ हो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ही सेज आई प्ले हॉकी, इसलिए चूंकि ही सेज है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए हम अंदर टेंस की तब्दीली नहीं करेंगे, जो हमारी फोर्थ चेंज है, ठीक है। तो ही सेज दैट ही प्लेज हॉकी, टेंस वैसा का वैसा ही रहेगा। एक और सेंटेंस हम इवैल्यूएट करते हैं, ही सेज टू मी यू प्ले हॉकी। जैसा कि हमने पहले बयान किया है कि ही सेज हो
या ही सेज टू मी हो, मी जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर हमेशा रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने वाज़ह किया है ताकि आपको एक तब्दीली कर दूँ, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली तब्दीली हम क्या करेंगे, ही सेज को हम किस में लिखेंगे, टेल्स में, सेज टू मी ही टेल्स मी। उसके बाद इन्वर्टेड कोमास ख़त्म करेंगे, दैट आएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर मौजूद है जी यू। तो यू हम ऊपर में अगर टेबल में देखें तो हमारे पास यू बेटा सेकंड पर्सन में आता है। तो सेकंड पर्सन को फार्मूले के मुताबिक तब्दील करना है ऑब्जेक्ट के लिहाज से। ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर मी मौजूद है, ठीक है। तो अगर मी हम देखें तो ये एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, लेकिन सेंटेंस के लिए हमारे पास यहाँ पर एक सब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए, ठीक है। तो मी की सब्जेक्टिव फॉर्म हमारे पास आई है, मी की सब्जेक्टिव फॉर्म हमारे पास आई है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई प्ले हॉकी, ठीक है। ही सेज टू मी यू प्ले हॉकी का इनडायरेक्ट नरेशन जो होगी वो होगी ही टेल्स मी दैट आई प्ले हॉकी। आज हमने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पढ़ने हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस उन सेंटेंसेस को कहते हैं जिसमें किसी काम को करने का कहा जाता है या किसी काम को ना करने का कहा जाता है, यानी अमर भी होता है और नहीं भी होता है, ठीक है। तो लिए हमारे पास 4 किस्म के असूल पाए जाते हैं। पहला ये है कि अगर जुमले में कोई हुक्म पाया जाए तो हमने उसको कैसे कन्वर्ट करना है। अगर जुमले में कोई दरख्वास्त या इल्तिजा पाई जाए तब हमने उसको कैसे कन्वर्ट करना है। अगर जुमले में नसीहत पाई जाए तब हमने उसको कैसे कन्वर्ट करना है। और अगर जुमले में किसी काम से मना किया जाए तब हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे तब्दील करना है। तो बारी बारी इन चारों असूलों को, चारों शराइत को हम पढ़ेंगे। तो रूल नंबर 1 जो हमारे पास है वो हम पढ़ने लगे हैं। तो रूल नंबर 1 पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि इसका फार्मूला हमारे पास क्या है। तो हम पहले पढ़ चुके हैं, फर्स्ट के लिए एस होता है, सेकंड के लिए ओ होता है और थर्ड के लिए एन होता है। एस से मुराद हमारे पास सब्जेक्ट है, ओ से मुराद हमारे पास ऑब्जेक्ट है और एन से मुराद हमारे पास है नो चेंज के अगर थर्ड पर्सन आ जाए तो हमने कोई तब्दीली नहीं करनी, यानी फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज करना है, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज करना है और थर्ड पर्सन को तब्दीली नहीं करना, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। तो हम देखते हैं जी रूल नंबर 1 क्या है। अगर जुमले में हुक्म पाया जाए तो हमने क्या करना है, हमने सैड टू को ऑर्डर्ड में तब्दील करना है। किस में तब्दील करना है, ऑर्डर्ड में। सैड टू को ऑर्डर में तब्दील करेंगे और इन्वर्टेड कोमास को हम ख़त्म करके सिर्फ टू का इजाफा करेंगे। पहले हम असर्टिव सेंटेंसेस में इन्वर्टेड कोमास को ख़त्म करके दैट का इजाफा करते थे। यहाँ इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हमने उन्हीं इन्वर्टेड कोमास को ख़त्म करने के बाद हमने सिर्फ टू लगाना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं जी। रिच मैन सैड टू हिज सर्वेंट गेट आउट, यानी एक अमीर आदमी ने अपने नौकर से कहा दफ़ा हो जाओ, चले जाओ। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सैड टू को तब्दील करेंगे। द रिच मैन ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, द रिच मैन ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। अब इन्वर्टेड कोमास को ख़त्म करेंगे और हम टू का इजाफा करेंगे और गेट आउट वैसे का वैसे ही होगा। देखिए जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, जहाँ पर यहाँ पे गेट आउट लिखा हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मैक्सिमम तौर पर 99% आपको जो है प्रोनाउन नहीं मिलेगा, सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट जो है वो अंडरस्टूड होता है, उसको आपने यू कंसीडर करना होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर सर्वेंट लिखा हुआ है तो ये सर्वेंट से मुखातिब है, इसलिए यहाँ पर दोबारा से सब्जेक्ट मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है जी। द रिच मैन ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू गेट आउट। एक और मिसाल हम देखते हैं। द कैप्टन सैड टू हिज सोल्जर्स डिस्ट्रॉय द ब्रिज। तो हम सैड टू को ऑर्डर में तब्दील करेंगे। द कैप्टन ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, अब इन्वर्टेड कोमास को ख़त्म करके हम टू लगाएंगे। द कैप्टन ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू डिस्ट्रॉय द ब्रिज। तो ये हमारे पास रूल नंबर 1 था, यानी अगर तो जुमले में हुक्म पाया जाता है तो हमने सैड टू को ऑर्डर्ड में तब्दील करना है, इन्वर्टेड कोमास को टू में तब्दील कर देना है, बाकी वैसा का वैसा ही रहना है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आना, ठीक है। आगे हम चलते हैं जी रूल नंबर 2 की तरफ। तो रूल नंबर 2 जो है वो हमारे पास ये है कि अगर जुमले में कोई दरख्वास्त या इल्तिजा पाई जाए तो हमने क्या करना है। तो अगर जुमले में दरख्वास्त या इल्तिजा पाई जाए तो सैड टू को हमने किस में तब्दील करना है, रिक्वेस्टेड या बेग्ड में, ठीक है। सैड टू को या तो हमने रिक्वेस्टेड में तब्दील करना है या बेग्ड में, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, वही काम है, इन्वर्टेड कोमास जो है उसको हमने ख़त्म करना है और टू तब्दील कर देना है, ठीक है। यहाँ पर भी हमने दैट का इजाफा नहीं करना। तो एग्जांपल हमारे पास है, द बॉय सैड टू हिज टीचर। लड़के ने अपने उस्ताद से कहा सर ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज़, मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए। तो अब यहाँ पर हमें वाज़े नज़र आ रहा है कि बच्चा जो है वो अपने टीचर को रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, दरख्वास्त कर रहा है। तो हम क्या इसको लिखेंगे, द बॉय रिक्वेस्टेड हिज टीचर टू ग्रांट। अब मी जो है
यहाँ पर जो है मी प्रोनाउन है जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है, तो मी को हमने यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मी फर्स्ट पर्सन है, तो इसको हमने सब्जेक्ट के लिहाज से तब्दील करना है। तो मी जो है ये द बॉय के लिहाज से तब्दील होगा, तो यहाँ पर बॉय की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होगी, ठीक है। तो मी को हम हिम में कन्वर्ट करेंगे। लीव्स फॉर 3 days, तो इसका पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? द बॉय रिक्वेस्टेड हिज टीचर्स टू ग्रांट हिम लीव्स फॉर 3 days। एक और सेंटेंस हम देखते हैं। द बेगर सैड टू मी प्लीज़ गिव मी 10 रुपीज़। अब द बेगर भिखारी है, तो वाज़ेह बात है ये भीख मांगेगा, तो इसके लिए हम रिक्वेस्टेड नहीं कहेंगे, बेग्ड कहेंगे। तो क्या चेंजिंग हम करेंगे? द बेगर बेग्ड मी। अब इन्वर्टेड कोमास को ख़त्म करके हम टू लगाएंगे, ठीक है। और टू के बाद हम गिव, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है टू गिव। अब मी फिर वही बात है, तो मी को हम हिम में कन्वर्ट करेंगे। टू गिव हिम 10 रुपीज़। द बेगर बेग्ड मी टू गिव हिम 10 रुपीज़, ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं जी रूल नंबर 3 हमारे पास क्या है। तो तीसरा असूल जो है वो हमारे पास ये है कि अगर जुमले में नसीहत पाई जाए तब हमने उसमें किस किस्म की तब्दीली करनी है। तो अगर तो जुमले में नसीहत पाई जाए तो हमने सैड टू को एडवाइज्ड में तब्दील करना है, ठीक है। उसके बाद इन्वर्टेड कोमास को दैट की बजाय सिर्फ टू में तब्दील करना है, ठीक है। सिर्फ ये 2 तब्दीलियाँ हमने करनी है। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं जी। द टीचर सैड टू द स्टूडेंट्स स्पीक द ट्रूथ। अब यहाँ पर एडवाइस है, टीचर जो है वो तलबा को नसीहत कर रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? पहले तो सैड टू को हम किस में तब्दील करेंगे? एडवाइज्ड में। द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स, इन्वर्टेड कोमास को ख़त्म करके टू में तब्दील करेंगे। स्पीक द ट्रूथ वैसे ही आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं फादर सैड टू मी, मेरे वालिद ने मुझे कहा, रिस्पेक्ट द एल्डर्स। अब यहाँ पर फादर जो है वो अपने बच्चे को, यानी वो मुझे नसीहत कर रहा है कि बड़ों का एहतराम करो, तो ये भी नसीहत है। तो यहाँ पर भी सैड टू को किस में तब्दील करेंगे? एडवाइज्ड में करेंगे। द फादर एडवाइज्ड मी टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स। द फादर एडवाइज्ड मी टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स। आगे है जी रूल नंबर 4 है हमारे पास। चौथा असूल है वो है कि अगर आपको किसी काम से मना किया जाता है, नेगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं इंपेरेटिव के अंदर। अगर जुमले में किसी काम से मना किया जाए तो सैड टू को आपने फॉरबेड में तब्दील करना है, और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मौजूद डू नॉट को आपने इस्तेमाल ही नहीं करना, डू नॉट को ख़त्म कर देना है, और इन्वर्टेड कोमास को हमने टू में तब्दील कर देना है, ठीक है जी। ये तब्दीली हम करेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास है। द टीचर सैड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट प्लक द फ्लावर्स। उस्ताद ने तलबा से कहा कि फूल मत तोड़ें, तो यहाँ पर सैड टू जो है ये फॉरबेड में तब्दील हो जाएगा। द टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट्स टू प्लग द फ्लावर्स। अब यहाँ पर इसका तर्जमा ये बनेगा कि उस्ताद ने बच्चों को फूल तोड़ने से मना किया। अब यहाँ पर फॉरबेड आ गया, इसलिए हमें यहाँ पर आगे टू के बाद नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक और मिसाल देखते हैं। माई फादर सैड टू मी, मेरे वालिद ने मुझे कहा, डू नॉट मेक अ नॉइज़, शोर मत करो। तो यहाँ पर भी सैड टू जो है ये फॉरबेड में तब्दील होगा। माई फादर फॉरबेड मी टू मेक अ नॉइज़। पहले हमने डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के असर्टिव सेंटेंसेस किए थे, उसके बाद हमने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस किए थे। आज हम इंटरोगेटिव की तरफ चलते हैं जी, कन्वर्जन स्टेप्स की तरफ। तो फार्मूला जैसा कि हम जानते हैं, फर्स्ट पर्सन को हम जो है सब्जेक्ट के लिहाज से तब्दील करते हैं, सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के लिहाज से तब्दील करते हैं, और थर्ड पर्सन को हम तब्दील ही नहीं करते। थर्ड पर्सन के लिए हमारे पास नो चेंज है, ठीक है। तो आज हमने देखने हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के उसूल क्या हैं, किन उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए हम डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में तब्दील करते हैं, ठीक है जी। तो पहला असूल हमारे पास ये है कि रिपोर्टेड स्पीच जो है, यानी अगर तो रिपोर्टेड स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस तब तक था जब तक वो डायरेक्ट था। जब वो इनडायरेक्ट में तब्दील हुआ तो वो रिपोर्टेड स्पीच नहीं रहेगा, बल्कि वो एक अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो बात करने का मकसद ये है कि रिपोर्टेड स्पीच का सवालिया फ़िक्रा जो है, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे तो आप उसको सवालिया तर्ज से नहीं करेंगे, बल्कि आप उसको अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो हैं, बयानिया फ़िक्रे जो हैं, उसके तरीके से करेंगे, ठीक है। क्योंकि इनडायरेक्ट में क्वेश्चन होता ही नहीं है। इनडायरेक्ट में आपने बस उसकी कई हुई बात को बताना होता है, तो वो आप नरेट कर रहे होते हैं, बयान कर रहे होते हैं, उसका सवाल भी आप अपनी बात में ही शामिल कर देते हैं, इसलिए वो एक सवालिया फ़िक्रा होता ही नहीं है, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच में सवालिया फ़िक्रे की सूरत बयानिया फ़िक्रे में तब्दील कर दी जाती है, ठीक है। सबसे पहला असूल ये है। दूसरा असूल हमारे पास ये है कि सैड टू जो है इसको हम इंक्वायर्ड या आस्क्ड में तब्दील करते हैं। सैड टू को इंक्वायर्ड या आस्क्ड में तब्दील करते हैं।
ठीक है। तीसरा असूल हमारे पास है जी, इंटरोगेटिव कंजंक्शंस अगर आ जाएं, यानी फिक्रे में वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हुज, होम, इस तरह के अल्फाज आ जाएं, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। इस तरह के अगर सेंटेंसेज आएँ तो इनमें जो ये वर्ड्स हैं जिनको आप हाउ, होम, हुज, व्हेन, वाई, वेयर, हु, व्हाट वगैरह ये अल्फाज आ जाएं, तब आपने क्या करना है, आपने इनको तब्दील नहीं करना, आपने इनको एज इट इज़ रहने देना है, ठीक है। उसके बाद चौथा कानून हमारे पास ये है कि अगर सवालिया जुमले जो हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब हो, मतलब डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, विल, शैल वगैरह वगैरह, ये सारे जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, अगर तो रिपोर्टेड स्पीच जो है इन हेल्पिंग वर्ब्स से शुरू हो रही हो, ठीक है। डू यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुनते हो, डू से शुरू हो रहा है। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, कैन से शुरू हो रहा है। तो ये वर्ड्स जो हैं इनसे शुरू होने वाले फ़िक्रे को हम क्या करेंगे, इनसे शुरू होने वाले फ़िक्रे में हम इन्वर्टेड कोमास को ख़त्म करके इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम इन हेल्पिंग वर्ब्स को नहीं लिखेंगे, ठीक है। बयानिया फ़िक्रे की सूरत में लिखा जाएगा, इन हेल्पिंग वर्ब्स को हम ख़त्म कर देंगे। बात की समझ आई। आगे हम चलते हैं जी प्रैक्टिस की तरफ। तो पहला हमारे पास डायरेक्ट सेंटेंस है, आई सेड टू हिम वेयर डू यू लिव। अब जैसा कि हमने असूल नंबर 3 में पढ़ा था कि वेयर जो है अगर ये आ जाए तो इसको हमने तब्दील नहीं करना, ठीक है। और उसके बाद डू यू लिव जो है ये यहाँ पर एक इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है, लेकिन जैसा कि हमने पहले असूल में देखा है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में करना है, तो यहाँ पर डू को हम ख़त्म कर देंगे क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में तो डू इस्तेमाल ही नहीं होता। और यू लिव जो है इसकी हम चूँकि सैड आया हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। तो इनडायरेक्ट की तरफ चलते हैं। आई सैड टू को हम आस्क्ड हिम में तब्दील करेंगे। आई आस्क्ड हिम वेयर, आई आस्क्ड हिम वेयर। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास को ख़त्म करके इफ़ या वेदर मैंने इस्तेमाल नहीं किया, क्यों, क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा था कि अगर वाई, व्हेन, वेयर यानी इंटरोगेटिव कंजंक्शंस आ जाएं तो हमने उनको तब्दील ही नहीं करना होता, ठीक है। वेयर आ गया। उसके बाद डू यू लिव, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको हमने क्या करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस में तब्दील करना है, ठीक है। ये सवालिया फ़िक्रा है तो इसको हमने सादा फ़िक्रे में तब्दील करना है। और उसके बाद सबसे अहम बात यह है कि डू के बाद यू आ रहा है, तो यू हमारे पास एक सेकंड पर्सन है। हम जानते हैं कि सेकंड पर्सन को हमने ऑब्जेक्ट हिम के लिहाज से तब्दील करना है, ठीक है। तो हिम जो है ये एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म होती है ही। तो वेयर ही लिव्ड। अब लिव्ड क्यों लगाया, लिव हमारे पास प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म है, तो उधर हमारे पास चूँकि पास्ट जो है आई सैड टू हिम है, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तब्दील करना है, ठीक है। एक दफ़ा फिर हम सेंटेंस को रिपीट कर देते हैं। हमारे पास आई सैड टू हिम कोमा वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, आई सैड टू हिम को आई आस्क्ड हिम में तब्दील करेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसा कि हमने पीछे उसूल में पढ़ा है कि वेयर, वाई, वैन को हम तब्दील नहीं करेंगे तो ये वैसा का वैसा ही आएगा। उसके बाद आगे डू यू लिव जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो चूंकि पीछे रिपोर्टिंग स्पीच जो है ये पास्ट टेंस की है, आई सैड टू हिम लिखा हुआ है, इसलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो डू यू लिव जो है इसका जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा वो होगा डिड यू लिव, ठीक है। क्योंकि उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू की जगह डिड आ जाएगा। लेकिन हमने क्या करना है, हमने इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में तब्दील करना है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम किस में तब्दील करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। तो यहाँ पर डू को हम ख़त्म कर देंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे, वेयर ही लिव्ड। बात की समझ आ गई। एक और सेंटेंस हम इवैल्यूएट करते हैं, ये जी अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। आगे है जी, ही सैड टू मी, उसने मुझे कहा, आर यू सैड, क्या तुम उदास हो, क्या तुम दुखी हो। तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, ही सैड टू मी का हो जाएगा जी ही आस्क्ड मी, ये तो वेरी सिंपल है। उसके बाद हमने इंटरोगेटिव कंजंक्शंस में पढ़ा है कि सॉरी हाँ, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब्स में पढ़ा है कि आर हो, इज़ हो, एम हो, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो तो उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, नहीं लिखते हैं। उसकी जगह पर हम क्या लिखते हैं, इफ़ या वेदर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़, ही आस्क्ड मी इफ़। उसके बाद आर यू सैड, आर यू सैड, क्या तुम दुखी हो। तो अगर इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएं तो वो बनता है यू आर सैड,
तुम दुखी हो। लेकिन चूंकि हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच जो है ये पास्ट में है, तो हमें पता है कि हमने यहाँ पर इस एम आर को वाज बार में तब्दील करना है। यू जो है हमारे पास सेकंड पर्सन है, इसको हमने मी के हिसाब से तब्दील करना है। तो क्या बनेगा, आई एम सैड। आई एम सैड। तो आई एम सैड को हम जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, आई वॉज सैड। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं जी। ही सैड टू मी, उसने मुझे कहा, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, क्या तुमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, अब ये उससे कुछ पूछ रहा है, ठीक है, वजाहत तलब कर रहा है। तो इंक्वायर्ड इसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इंक्वायर्ड इस्तेमाल करें तब भी कोई मसला नहीं है, आस्क्ड इस्तेमाल करें तब भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है हैव। तो हैव के लिए हम इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मैंने वेदर इस्तेमाल किया है, आप इफ़ भी कर सकते हैं, दोनों में कोई मसला नहीं है। ठीक है, ही इंक्वायर्ड मी वेदर। उसके बाद है यू फिनिश्ड योर वर्क। अब यू जो है ये सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट यानी मी के लिहाज से चेंज करेंगे, तो उसकी जगह पर क्या आएगा, आई। उसके बाद फिनिश्ड, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर हैव यू फिनिश्ड योर वर्क जो वर्ड है, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क जो है सेंटेंस, ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो इसको हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में करना है। और हम जानते हैं कि हमने अफर्मेटिव सेंटेंस करना है, इसलिए सब्जेक्ट के बाद हम हैड इस्तेमाल करेंगे। अगर सब्जेक्ट से पहले हैड इस्तेमाल होगा तो वो तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो हैव को ख़त्म करने के बाद हमने क्या लगाया, वेदर। और यू फिनिश्ड योर वर्क जो है उसकी जगह पर हमने क्या लगाया, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। ठीक है जी, आगे समझ। तो ये था हमारा अफर्मेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप किसी ख्वाहिश का इजहार करें, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप किसी खुशी का इजहार करें या किसी गम का इजहार करें। ठीक है, तो पहले हमने इंटरोगेटिव भी किए हैं, असर्टिव भी किए हैं। पहले हमने इंपेरेटिव सेंटेंस, सेकंड पर्सन यू जो है इसको हमने ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज करना है। ठीक है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्जन स्टेप्स जो है हम देखते हैं, फार्मूला मैंने लिख दिया है साइड पे, कि जुमले में अगर सैड टू है तो सैड टू को आपने प्रेड या विश्ड में तब्दील करना है। ठीक है, जहाँ पर पहले हमने असर्टिव सेंटेंसेस में सैड टू को टोल्ड में तब्दील किया था। ठीक है, इसी तरह हमने यहाँ पर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में सैड टू को विश्ड या प्रेड में तब्दील करना है। ठीक है, इन्वर्टेड कोमास की जगह पर हमने दैट का इस्तेमाल करना है। सिर्फ ये दो आपने तब्दीलियाँ करनी है। ही सैड, उसने कहा, मे यू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, अल्लाह करे तुम क्लास में अव्वल आओ। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है, ये ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है जो उसके लिए प्रे कर रहा है, तो सैड को हम किस में तब्दील करेंगे, प्रेड। ठीक है, ही प्रेड दैट। अब मे यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, क्यों ख़त्म हुआ, क्योंकि मे के लिए हमने प्रेड इस्तेमाल किया, दुआ है ना, तो सैड को हम ख़त्म करके प्रेड में तब्दील कर देंगे। उसके बाद है यू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। ठीक है, अब यू हमारे पास सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के लिहाज से तब्दील होता है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर ही सैड टू मी हो या ही सैड हो, तो ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है वो टू मी ही रहता है, वो अंडरस्टूड है, लिखा हुआ हो या ना लिखा हुआ हो, तो मी के लिहाज से तब्दील होगा। तो यू को मी के लिहाज से तब्दील करेंगे तो वो आई बनेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आई माइट स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। हमने कन्वर्जन्स देखी हुई हैं कि मे को हम माइट में तब्दील करते हैं, शैल को हम शुड में तब्दील करते हैं, उसी तरह मे की जगह पर हमने माइट लिखा। अब मे यू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है, लेकिन इनडायरेक्ट में हमेशा, चाहे वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, चाहे वो किसी भी किस्म का ऑर्डरिंग सेंटेंस हो, हुक्मिया फ़िक्रा हो, हमने उसकी इनडायरेक्ट तरतीब जो है वो बयानिया ही रखनी होती है, असर्टिव ही, नैरेटिव ही रखनी होती है। ठीक है, इसलिए मैंने माइट स्टैंड फर्स्ट लिखा है, आई को शुरू में लगाया है, ताकि इसका सादा फ़िक्रे वाला जो है फार्मूला बरकरार रहे। एक और फ़िक्रा हम देखते हैं, ही सैड, उसने कहा, मे शी लिव लॉन्ग। अब यहाँ पर वो क्या कर रही है, प्रे कर रही है, तो ही विश्ड, उसने चाहा, ही विश्ड दैट शी माइट लिव लॉन्ग। बात की समझ आ गई है।
आगे हम चलते हैं कन्वर्जन स्टेप्स की तरफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की पहचान ये है कि या तो उसमें हुर्रा आता है, या उसमें जो है अलॉस आता है, या उसमें आ जाता है व्हाट अ वंडरफुल प्लेस, इसमें व्हाट आ जाता है, हाउ ब्यूटीफुल सीन इज़, हाउ आ जाता है। तो इस तरह के अल्फाज जो हैं ये इसकी पहचान है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हमने जुमले में सैड टू जो है उसको हमने एक्सक्लेम्ड में तब्दील करना है। ठीक है। इन्वर्टेड कोमास को हमने दैट में तब्दील करना है। वाट और हाउ जैसे अल्फाज जो हैं इनको हमने वेरी में तब्दील करना है। ठीक है। और फ़िक्रे को बयानिया अंदाज में लिखना है। याद रखिए, फ़िक्रे को बयानिया अंदाज में लिखना है उसको। अब देखे ना, एक सीन आ जाता है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। अब ये व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन जो है ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी एक्सक्लेम तो वो कर रहा है लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो है वो इंटरोगेटिव है। तो यहाँ पर हमने इसको इनडायरेक्ट में तब्दील करने के लिए उसको नैरेटिव सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक इसको करना है। ठीक है। तो एक्सक्लेम्ड तो हमने लिखना है, लेकिन एक्सक्लेम्ड के साथ हमने खुशी और गमी को जाहिर भी करना है। तो अगर फ़िक्रे में खुशी का इज़हार किया गया हो तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखेंगे। और अगर जो है खुशी का इज़हार ना किया गया हो तो हम एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लिखते हैं। हुर्रा को ख़त्म हम कर देंगे, हुर्रा को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। गमी के इज़हार में एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लिखेंगे और अलास को ख़त्म कर दिया जाएगा। सेंटेंस हमारे पास है, ही सैड, उसने कहा, हुर्रा वी विन द मैच, हम मैच जीत गए। अब पहली बात तो ये है कि हुर्रा जो है ये खुशी की अलामत है। तो ही सैड, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय हो जाएगा, हुर्रा ख़त्म हो जाएगा। वी विन द मैच, अब वी हमारे पास क्या है, वी हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होगा तो हो जाएगा दे वन द मैच, दैट दे वन द मैच। ठीक है। एक और एग्जांपल है, ही सैड, उसने कहा, अलास माय फ्रेंड फेल्ड इन एग्जाम। तो यहाँ पर क्या होगा, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट हिज फ्रेंड हैड फेल्ड इन एग्जाम। अब माई जो है ये भी फर्स्ट पर्सन है तो माई सब्जेक्ट के लिहाज से तब्दील होगा, हिज हो जाएगा, हिज फ्रेंड हैड फेल्ड इन एग्जाम। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। हमने ऑप्टेटिव सेंटेंसेस भी किए और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी। किसी किस्म का कोई मसला हो, कोई भी कंसेप्ट समझ ना आ रहा हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से डायरेक्ट इनडायरेक्ट के प्रीवियस लेक्चर्स ले सकते हैं, उनकी तरतीब दी हुई है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेंटेंसेस पर एक ही जो है 1 घंटे का या 1 डेढ़ घंटे का लेक्चर बनाऊँ जिसमें आपको हर तरह का कंसेप्ट मिल जाए। ठीक है। फ़िलहाल के लिए इतना।